गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ एनालिसिस में। आज हम करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की मुख्य खबरों का विश्लेषण जो हमारी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल रहेगी। आज जो न्यूज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहली न्यूज़ है कि मनरेगा को अब निरस्त किया जा सकता है और उसकी जगह एक नया प्रस्ताव लाया गया है जो हो सकता है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो, वीबी ग्राम जी। दूसरा, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक शांति विधेयक भी लाया गया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत और ओमान के जो CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे भारत में बढ़ते डोपिंग केस के बारे में और लास्ट में डिस्कस करेंगे मैरिटल रेप के बारे में। ये सभी खबरें हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत सरकार ने मनरेगा जो कि 2005 में लाया गया था उसके स्थान पर एक नया प्रस्ताव पेश किया है, वीबी ग्राम जी, विकसित भारत ग्रामीण एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है और ये जगह ले लेगा मनरेगा। 2005 में प्रस्तावित किया गया था, तब तक ये बात की गई थी कि अनस्किल्ड अकुशल लेबर दिया जाएगा 100 दिन तक। फिर उसमें अलग अलग दिन बढ़ाए गए, लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि इसको हटा के, जो कि एक मांग आधारित योजना थी, है ना, डिमांड ड्रिवन, इसको हटा के अब क्योंकि हम 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो हमें हमारे योजनाओं में भी उस हिसाब से सुधार लाना होगा। यही बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया प्रस्ताव लॉन्च किया। देखिए, विपक्ष का ये मानना है कि मनरेगा जो है वो काम के अधिकार की गारंटी देता था, लेकिन जो नया प्रस्ताव लाया जा रहा है इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो एक तो ये इनका तर्क है। प्लस प्रस्ताव में कहा गया है कि मनरेगा का जो भार पहले सिर्फ केंद्र सरकार वहन करती थी, अब ये राज्य सरकारों पर भी डाला जाएगा। तो पर्वतीय और उन क्षेत्रों को छोड़ दे अगर हम नॉर्थ ईस्ट के, तो वहाँ तो 90 और 10 का कंट्रीब्यूशन रहेगा केंद्र और राज्य के बीच, लेकिन बाकी सारे अन्य राज्यों पे 60-40 का रेशियो रहेगा, यानी 60% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों थोड़े प्रॉब्लमेटिक, जैसा भी है, जैसा भी चेंज है, बदलाव है, ऐसा मान सकते हैं कि आप हमारा जो संरचनात्मक ढांचा है भारत का उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये समय बताएगा, पर बड़ा बदलाव होगा क्योंकि केंद्र की जगह अब राज्यों पर भी भार डाला जाएगा। देखिए, राज्य पहले ही GST की बोझ से दबे हुए हैं, उनका भी मुआवजा अभी उनको ठीक तरह से नहीं मिला है और उन पर एक और बड़ा बोझ लाद दिया जाएगा। तो देखा जाएगा कि ये परियोजना कितनी सक्सेसफुल रहती है, स्टेट्स में कितना कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। तो ये एक अनिश्चितता बनी हुई है। दूसरा, जो आलोचक है वो ये भी कह रहे हैं कि जो श्रम के कानून हैं वो भी श्रमिकों के हित से हटा दिए जाएंगे, दूर कर दिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, पर बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। अगली न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे परमाणु क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए एक नया विधेयक लाए हैं। इसका नाम है शांति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025। इस तरह का एक विधेयक लाया गया है कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो भारत जो है 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहा है। उसके लिए हमें हमारी सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करना होगा। हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको डाइवर्सिफाई करें। जितना विविधीकरण लाएंगे उसमें उतना ही हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसे कोयला जो है, फॉसिल फ्यूल है, उस पर हमारी निर्भरता ज़्यादा है, पेट्रोलियम पे ज़्यादा है, फॉसिल फ्यूल्स पे ज़्यादा है, तो उनसे हमें शिफ्ट करना होगा। हमने अच्छा शिफ्ट किया, हम सोलर और विंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सोलर और विंड की भी लिमिटेशंस हैं। साल में कई दिन ये अवेलेबल नहीं भी होते हैं, तो हमें हमारी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए दूसरे सोर्स पर भी कंसिडर करना चाहिए। तो इसलिए हम न्यूक्लियर में निजी और विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हालाँकि इसमें कुछ अड़चन है, जैसे कि 2010 में जो CLNDA कानून था, है ना, वो न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, वो ये कहता है कि अगर इस दौरान कोई भी क्षति होती है, लॉस होता है, तो फिर जो आपूर्ति करता है उस पर उसका भार पड़ेगा। इस कारण विदेशी निवेश, निजी निवेश इस सेक्टर से दूर जा चुके थे। तो अब हम ये जो प्रस्ताव लाए हैं, तो हमारा पर्पज़ है कि CLNDA जो 2010 का एक्ट था उसमें जो डर घुस गया है निवेशकों में, वो हटाया जाए और उनको फिर से अट्रैक्ट किया जाए। विपक्ष का जो तर्क है, विपक्ष का जो कंसर्न है वो ये है कि अगर आप दायित्व से मुक्त कर देंगे उनको, तो फिर ये गंभीर चिंता का विषय है कि अगर किसी दुर्घटना की स्थिति बनती है तो फिर उसमें जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी, क्योंकि आप तो उनको इस प्रस्ताव से दूर कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी और नेट ज़ीरो जो मिशन है हमारा, कि हम कार्बन के मिशन नेट ज़ीरो करेंगे, इन सब के लिए न्यूक्लियर की तरफ बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हालाँकि जो दायित्व है कि दुर्घटना की स्थिति में किसकी जिम्मेदारी होगी, ये भी एक गंभीर चिंताजनक विषय है। जैसा कि पहले भोपाल गैस त्रासदी में देखा गया था, जापान के फुकुशिमा में देखा गया था,
तो सब चिंताओं में बीच में बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है। न्यूक्लियर भी ज़रूरी है, दायित्व भी ज़रूरी है, विदेशी निवेश भी ज़रूरी है। तो कुछ बीच का रास्ता ज़रूर इस प्रस्ताव में लाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री अभी ओमान की यात्रा पे है और पूरी संभावना है कि भारत और ओमान के बीच में CEP होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत सी के लिए ओमान बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और ओमान के जो रिलेशंस हैं वो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, समय से चले आ रहे हैं। ये जो गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल है ना, GCC, इसमें भी ओमान जो है भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रणनीतिक साझेदार। प्लस अगर आपके ध्यान में हो तो ओमान ने भारत को जो दुक्कम पोर्ट है फेमस, वहाँ तक स्ट्रेटेजिक रीच पहुँचाई थी कि भारत को उसका भी रणनीतिक लाभ मिले। अगर आपको ये बात याद है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करना इसको। देखिए क्या क्या फ़ायदे होंगे। CEP से हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़ेगा। 2024-25 में $10 अरब था, तो उसमें भारी वृद्धि की उम्मीद है। प्लस आपको पता है कि ये सब ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, तो हमारा एक सोर्स और डाइवर्सिफाई होगा। हमको एक जगह से और तेल की मिलने की पूरी उम्मीद है, जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो वेस्टर्न एशिया या जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, यहाँ पे भारत की पकड़ थोड़ी सी और रणनीतिक मजबूत होगी। एक और देश अच्छा भागीदार बनेगा। जो हम समझौता करने जा रहे हैं ये हमारी ही IR का एक पार्ट है। लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर देखो, उस नीति के तहत हम ये एक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने UAE के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। हो सकता है कि ओमान के साथ हमारा ये दूसरा FTA हो जाए इस रीजन का। तीसरा, हम चाइना को बैलेंस कर रहे हैं। हम देखिए चाइना की पकड़ इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, हर देशों में है। तो हम हर देश के साथ जो संबंध बनाते जा रहे हैं, हम चाइना को वहाँ बैलेंस करते जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत, हमारी जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी एक और चिंताजनक रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। यह है कि वाडा एक इंस्टीट्यूट है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने भारत को लगातार तीसरे साल शीर्ष पे रखा है। मतलब भारत के एथलीट जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग करते हुए पाए गए हैं लगातार तीसरे साल। और अब जो रिपोर्ट आई है 2024 में, अच्छी बात तो ये है कि भारत में खेल संस्कृति बढ़ी है। हर स्टेट्स अब अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए ना, अपना प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लोग गलत दवाओं का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। 2024-25 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया के 260 एथलीट इसका उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, डोप ऑफेंडर। अगर इसको नहीं रोका गया तो भारतीय एथलीट की छवि पूरे विश्व में धूमिल हो जाएगी, ख़राब छवि हो जाएगी। एथलीट पे प्रतिबंध भी लग सकता है, इनको रोका भी जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम ओलंपिक की मेज़बानी के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उस दावेदारी को भी इससे झटका लग सकता है। ये जो मुद्दा है, ये सीधा सीधा भारत का जो खेल का मैनेजमेंट है ना, प्राधिकरण विकास का, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है कि उसकी निगरानी और उसके प्रबंधन में बहुत गहरी कमी है। और ये सिर्फ सवाल डोपिंग का ही नहीं है ना, ये सवाल एक स्वास्थ्य इशू का भी है, क्योंकि वो डोपिंग की जो दवाई है वो आपको कोई फ़ायदा तो पहुंचाएगी नहीं लॉन्ग टर्म में। दूसरा एक नैतिकता का भी इशू है कि क्या हम जीतने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकते हैं या किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। अंतिम जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव मुद्दा है और कई लोगों की राय इसकी बिल्कुल अगेंस्ट हो सकती है। लेकिन देखिए, स्वस्थ डेमोक्रेसी में सभी राय की जगह होनी चाहिए। कोई भी अपना विचार अभिव्यक्त करे तो उसको उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो यहाँ हम एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं, यह है मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार। तो एक एडिटोरियल है आज ऐसा जिसमें कहा गया है कि वैवाहिक बलात्कार जो है उपनिवेशिक मानसिकता है, तो इसको कानून से हटाया जाना चाहिए। भारत की जो न्याय संहिता BNS, उसकी धारा 163, उसमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है। तो ये जो एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है, ये कहते हैं कि अब प्रोग्रेसिव सोच के साथ इस कानून को बदले जाने की ज़रूरत है। ये उपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। वैवाहिक बलात्कार को भी कानूनन दंड की श्रेणी में रखा जाए। कमेटी का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, जस्टिस वर्मा कमेटी। इन्होंने विवाह के बाद जो बलात्कार है इसको अपराध की श्रेणी में रखा है, लेकिन सरकार और समाज का बहुत बड़ा वर्ग इसको ऐसा नहीं मानते। हालांकि एक आर्गुमेंट भी मुझे याद आ रहा है जब कोर्ट ने कहा था कि भारतीय समाज में महिलाओं की जो परवरिश होती है वो इस तरह होती है कि वो हाँ नहीं करती संबंध के लिए, वो ना नुकर करती है शर्म लिहाज से। तो फिर इसको अगर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। तो ऐसे सारे कई तर्क और वितर्क चलते रहते हैं, जिसके आधार पे अभी तक जो निर्णय चल रहा था वो ये है कि विवाह के बाद पति पत्नी के बीच में अगर जबरन संबंध भी बनता है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो देखिए, अगर सरकार इसके पक्ष में नहीं है कि लोगों को नाराज़ करे, तो हो सकता है कि प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। विपक्ष इसको इंट्रोड्यूस करके सरकार को कटघरे में रख सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले सकता है और इस मुद्दे को इम्पोर्टेंस दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि जो एक अपना आर्टिकल है 21 निजता का अधिकार जो है ना, वो भी इसकी पैरवी करता है।
तो समय के साथ हो सकता है कि चीज़ें बदले, तो लेट्स सी। देखिए, लड़ाई सिर्फ इसकी नहीं है, लड़ाई पितृ सत्तात्मक सोच की है, पुरुष प्रधान समाज की है, बनाम महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता की, उनकी बॉडी पर अपनी जो ऑटोनॉमी है उसके पक्ष में। सिर्फ शादी हो जाने से ही ये मान लिया जाना कि अब इसकी सहमति की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दबाने वाला, शोषण वाला विचार है। पति पत्नी के संबंध में दोनों की बराबर सहमति होनी ज़रूरी है, सिर्फ पत्नी की नहीं, पति की भी सहमति बराबर होनी ज़रूरी है। खैर, देखते हैं समय के साथ इसमें क्या बदलाव आते हैं। थैंक यू वेरी मच।